Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Student, today we are going to start our second part of Economic Chapter 4, Globalization and the Indian Economy. Student, let us see the functioning of a MNC through the example of Ford Motors. Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread out 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 17,000 crore to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. By the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, while another 1,81,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, and United States of America. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its plants across the globe. तो जैसे कि आपने देखा कि फोर्ड मोटर जो है वो एक यूएस से बेस कर क्या है मल्टीनेशनल जो कि अपना प्लांट सेटअप कर रही है इंडिया में चेन्नई में। तो अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगी मल्टीनेशनल। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो एक कंट्री में नहीं दो में हो रहा है, कंट्रोल और ओन बिजनेस हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है यूएसए से। कंपनी अपना प्रोडक्शन सेंटर कहाँ बना रही है? इंडिया में। और सेल कहाँ कर रही है? डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। तो लेट अस डिस्कस अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैराग्राफ। मैं ये पैसेज क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि बेटा इस तरह के पैसेजेस आपको बोर्ड में 5 नंबर के मिलने वाले हैं जो ज्योग्राफी से हिस्ट्री से आने वाले हैं। अब एग्जाम्पल में तो पिछले 2 ही दिए थे, बट इस तरह से हम क्या पता इकोनॉमिक्स से भी दे दिया जाए तो इस तरह के जवाब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और एनटीएससी के अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वुड यू से फोर्ड मोटर इज़ एमएनसी? यस, फोर्ड मोटर्स इज़ एमएनसी। वाई? बिकॉज उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, परचेजिंग कहीं सेंटर अलग हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोल बिजनेस हो रहा है, जो स्टेट जो नेशन है जहाँ वो बिजनेस रन हो रहा है उसकी स्वामित्व है वो तो यूएसए है। यानी कि मोर देन वन नेशन में प्रोडक्शन स्प्रेड हो रहा है। व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? जो फोर्ड मोटर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच डिड फोर्ड मोटर इन्वेस्ट इन इंडिया? 1700 crore in 1995. By setting up their production plant in India, MNCs such as Ford Motor tap the advantage not only the larger market that countries such as India provide, but also the lower cost of production. Explain the statement. बिल्कुल, यहाँ पर लेबर सस्ती है। अब इंडिया का जो चेन्नई वाला इलाका उधर आपको पता ही है अपना स्टील प्लांट्स हैं, तो उनको जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता मिलेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है, तो अल्टीमेटली इनको लैंड, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, और ऊपर से चेन्नई वाला इलाका है तो पोर्टल एरिया जो सी पोर्ट एरिया है उसका भी इनको बेनिफिट है। तो सारी कॉस्ट कटिंग हो रही है भैया, तो इनको दिक्कत क्या है? वाई डू यू थिंक द कंपनी वांट टू डेवलप इंडिया एज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट? For its global operations, discuss the following factors. First, cost of labor and other resources in India. इंडिया में abundant labor है तो cost of labor तो बिल्कुल, और resources स्टील की वही पहले वाला क्वेश्चन है, घूम फिर कर वही बात घुमानी है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकेशन मैन्युफैक्चरर्स आल्सो सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू द फोर्ड मोटर्स। इंडिया के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो फोर्ड मोटर्स को कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ते इसको मिल रहे हैं। क्लोजनेस टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना, और जो वर्ल्ड मार्केट है, जो हमारा जो ईस्ट वेस्ट कोस्ट है, आप यहाँ से वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को कहीं से भी शिपिंग से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट का ये सेंटर पड़ता है हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है। तो इसलिए हमें क्या दिखता है कि उनको वो अपना बेस यहाँ नहीं बनाएंगी तो कहाँ बनाएंगी। इन वट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फोर्ड मोटर इंडिया लेड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल, अमेरिका से कंपनी ऑपरेट हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं
यहाँ से वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपना क्या कर रही हैं, कोलैबोरेशन करके महिंद्रा के साथ वो अपना प्रोडक्शन सेंटर सेटअप कर रही है। अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील वगैरह में सेल हो रही है। तो ये एमएनसी की सारी कंडीशंस को पूरा कर रही है। तो ये क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन है। पैसा कहीं से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बेच कहीं और रहे हैं। तो ये क्या, दिस इज द इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉसिंग टू द ग्लोब। इन वट वेज इज एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। एमएनसी है, उसका जो प्रोडक्शन है वो मोर देन वन नेशन होता है, उसका इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने ही कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करती हैं, और वो जो नेशनली उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लोकल इन्वेस्टमेंट होता है। उनका प्रोडक्शन भी उनके देश में ही मोस्टली बिकता है। तो ये उनके अंदर अंतर आ जाता है। चलिए ये देखिए, नियरली और मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज और यूरोपियन, सच एज नाइक, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गेस व्हाई? भाई वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो ट्रेड है वो ज़्यादा फ्री है। इंडिया में उस वक्त इतना नहीं पॉसिबल था, हम ऑलरेडी गुलाम थे, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन आज हमारी भी रैनबैक्सी है, रिलायंस है, एशियन पेंट्स हैं, ये हमारी महिंद्रा है और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, टाटा मोटर्स हैं। तो ये भी हमारी एमएनसीज बन चुकी हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण, कि विदेशी बाज़ार ने किस तरह से बाज़ारों को एक किया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल connecting countries. In history, you would have read about the trade route connecting India and South Asia to market both in the East and the West, and the extensive trade that took place along these routes. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अपने सिल्क रूट्स की, कि किस तरह से अरेबियन ट्रेडर्स हैं वो आते थे चाइना से सिल्क लेते हुए, इंडिया से स्पाइसेस और कॉटन लेते हुए यूरोप तक माल पहुँचाते थे, लैंड रूट और सी रूट से। Also, you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as East India Company to India. ये विदेशी व्यापारी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत लेके आया। What then is the basic function of foreign trade? तो विदेशी व्यापार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक देश की वस्तुओं को दूसरे देश तक पहुंचाना, व्यापार को फैलाना। To put it simply, foreign trade create an opportunity फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अंडरलाइन करो इसको, कि विदेशी व्यापार है वो उत्पादकों को वो अवसर उपलब्ध कराता है कि जिसमें वो अपने घरेलू बाजार से निकलकर विदेशी बाजार तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज, अपने बाजार से निकल के प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Similarly, for the buyers, import of goods and produce in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. कि आप अपने देश में जो बाज़ार पे पकड़ बनाए हुए हैं, अपने उपभोक्ताओं की जो ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अब वही पकड़ आप दूसरे विश्व के दूसरे देशों में भी बना रहे हैं, आप वैश्विक पकड़ बना रहे हैं। उत्पादक को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उत्पादन को फैलाने का मौका मिलता है। ये चाइनीज़ टॉय का एग्जाम्पल है। ये देखेंगे कि लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ टॉयज इन द इंडियन मार्केट। दिवाली पे भी आपने देखा होगा छोटी छोटी लड़ियाँ होती है, 20-20 रुपये 30-30 रुपये की आती थी चाइनीज़, वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी हद तक बैन कर दी है। चाइनीज़ टॉयज़ पर भी इंडिया ने काफ़ी बैन लगा दिया, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल जो कलर यूज़ होते थे वो काफ़ी जहरीले होते थे। लेकिन एक समय था जब भारतीय जो बाज़ार थे उसमें जो खिलौने थे वो चाबी वाले खिलौने होते थे और इतने बेहतरीन नहीं होते थे। फिर जैसे शुरू में ये चोरी चकारी से आया, लेकिन उसके बाद में जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस फैली तो चाइनीज़ टॉयज़ ने, जिसके अंदर आपके ये सॉफ्टवेयर टॉयज़ और गुड़िया वगैरह जो बटन से चलते थे, ये काफ़ी सारे टॉयज़ जो हैं वो इस्तेमाल हुए और मार्केट में खूब पकड़ बनाई। और एक तरह से देखा फिर कि इंडियन जो टॉय प्रोड्यूसर हैं वो इनका सामना नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, मार्केट से इंडियन टॉयज़ गायब हो गए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ, लोग खरीद नहीं रहे थे। रंग बिरंगे अजीब अजीब तरह के जो खिलौने ना विदेशी, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट पर पकड़ बना ली। तो कहीं ना कहीं अब
विदेशी व्यापार का क्या नुकसान हुआ कि आपका जो लोकल प्रोड्यूसर है वो कंपटीशन में अगर हार जाता है तो आपके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान है। तो कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार आपके देश के उत्पादकों को विदेशी वस्तु की गुणवत्ता से compete करने का मौका भी देता है। Let us read. Chinese toys in India. Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option to choosing between Indian and the Chinese toys. Because of the cheaper prices, the new designs, Chinese toys become more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of the toy shop have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian market than earlier. What is happened there? As a result of trade, Chinese toys came into the Indian market. In the competition between Indian and the Chinese toys prove better. So Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy markets, this provides an opportunity to expand business. इससे चाइना की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, उनके उत्पादों का सामान बिक रहा है. The opposite is true. और इसके उलट क्या हुआ? The Indian toy makers they face losses as their toys are selling much less. क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ. तो विदेशी व्यापार का दोनों ही तरह का नुकसान भी है और फ़ायदा भी है कि एक तो आपको विदेशी जो वस्तु है उत्पाद है उनसे कंपटीशन करने का मौका मिलता है, तो दूसरी ही तरफ आपको अपने देश के अगर आप compete नहीं कर सकते तो आपको हार का भी सामना करना पड़ता है. और आमतौर पे देखा जाए तो क्या होगा? इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. कि विदेशी व्यापार में क्या होता है, जो व्यापार है वस्तुएं हैं वो एक देश से दूसरे देश में आती जाती हैं. इस व्यापार से चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस. उपभोक्ता को क्या होता है, बहुत सारे विकल्प मिलते हैं इसमें. प्राइजेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल. दोनों ही देशों की बाजार में क्या होता है, कीमतें स्थिर हो जाती हैं. एंड द प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल. एक उत्पादक और दूसरा उत्पादक जो विभिन्न देशों में दूर दूर बैठे हैं, बिना एक दूसरे के आमने सामने आए कंपटीशन कर रहे हैं. सो फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज. तो विदेशी व्यापार क्या कर रहा है, वो बाजारों का एकीकरण कर रहा है अलग अलग देशों में. और उपभोक्ता को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको एक उचित कीमत पर विभिन्न वस्तुएं अपने ही आसपास मिल रही हैं. तो ये जो इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. अब हम उसी के बारे में डीपली पढ़ेंगे. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? इन द पास्ट 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these countries have been rising. जिन देशों में लोकेशन सस्ती है, रिसोर्सेज सस्ते हैं, लेबर सस्ती है, कॉस्ट प्रोडक्शन सस्ती है, MNCs वहाँ अपने प्रोडक्शन सेंटर्स खोल रही हैं और ये स्पीड काफ़ी तेज़ है इसकी. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली. तो विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा है. ए लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय MNCs. और आज जो विदेशी व्यापार है वो अधिकतम इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही किया जा रहा है. फॉर इंस्टांस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट, it also export car to the another developing countries and exports car component for its many factories around the world. Likewise, activities of most MNC involve substantial trade in goods and also सर्विसेज. तो मोस्टली जो MNCs हैं वो ट्रेड करती हैं, वस्तुओं में करती हैं और सेवाओं में भी करती हैं. ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं. जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो कि अपना विदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि अपना जो व्यापार है वो एक देश से दूसरे देश में फैला रही हैं और प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उसको बढ़ाती जा रही है और अपना एक्सपेंशन करती जा रही हैं. और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है
डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन अभी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पहले हम उसको लेके चलते हैं। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. So this is the definition of globalization, student. Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. तो वैश्वीकरण क्या हुआ? एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के अंदर बहुत ही तीव्रता के साथ में एकीकरण हो रहा है। और MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी रोल प्ले कर रही हैं, भूमिका अदा कर रही हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। पहले जहां विदेशी व्यापार में केवल कच्चा माल और फिनिश प्रोडक्ट्स ही एक्सचेंज होते थे, अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और तकनीक है वो एक देश से दूसरे देश के बीच में मूव कर रही है, इनका ट्रेड हो रहा है। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। और आज दुनिया के विभिन्न देश हैं जो पहले इतने करीब नहीं थे, आज ज़्यादा करीब हैं। अब आप देखिए कि जैसे वस्तुओं का के अलावा सेवाएं कैसे की जाती है कि दो कंपनी हैं, उनको मर्जर करना है, आपस में बिजनेस करना है, तो क्या करते हैं, लॉयर्स की भी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आपके लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ तैयार करके रखेंगी, आपका मर्जर कराएंगी, दूसरी कंपनी की चेकिंग भी करेंगी, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करती हैं। तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो इस तरह से ले सकते हैं ग्लोबली। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि खाली फिनिश गुड है वही उसी का ट्रेड हो रहा है। Beside the movements of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. आज लोग भी एक दूसरे देश के बीच में आवागमन कर रहे हैं। People usually move from one country to another in search of better income, better jobs और better education. आज लोग भी, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि कहीं भी जाकर आप एजुकेशन ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और परिवार से कनेक्टेड भी रह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने परिवार से डेली इसी तरह से बातचीत कर सकते हैं जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं। तो आपको लोनलीनेस फील नहीं होता है। और आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एयर फैसिलिटीज़ हैं, उससे किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट पहले इतनी नहीं होती थी। In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. पहले ये पासपोर्ट वगैरह के और जो वीज़ा वगैरह के ये भी कानून बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, जो अब नहीं हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है वो पॉसिबल हो पाया। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट द बर्थ ऑफ MNC एंड द development of technology and development of means of communication and transportation gave the rise of globalization process, give a boost to this process. So now we are going to discuss about how the technology developed the process of globalization. Now come to the topic. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. Student, if you have seen a cargo ship, you have seen these cargos. तो इन कार्गोज़ के अंदर जो मटेरियल होता है, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट है, वो विदाउट डैमेज एक लॉन्ग डिस्टेंस से, जहाँ से वो पैकेजिंग पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वहाँ से होकर चलता है और आगे तक जहाँ तक उसका लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो पहुँच जाता है विदाउट एनी डैमेज। और आजकल कार्गो शिप्स जो इस तरह से लॉन्च हुए हैं वो अपने आप में एक मेजर डेवलपमेंट है। नाउ सी द बॉक्स। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स
railways, planes and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling cost and increase the speed with export can reach markets. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines. ये जो कंटेनर आपने देखा है कार्गो शिप के अंदर, ये कंटेनर क्या है कि पर्टिकुलर कोई गारमेंट फैक्ट्री है, कोई टीवी, कोई रेडियो, कोई मोबाइल, कोई वॉच, कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट हो सकता है। तो जहाँ फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है, इस कंटेनर के अंदर वो सामान पैकेजिंग के उन्होंने लगाया, रेलवे के द्वारा, ट्रक के द्वारा आप उसको कार्गो शिप तक पहुँचाइए, कार्गो शिप उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और फिर रोडवेज़ या एयरवेज़ के थ्रू आपका प्रोडक्ट जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएगा सेफली। इससे क्या होगा, जो लोडिंग और अनलोडिंग का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है ना वो बचती है। और कार्गो शिप्स हैं पर्टिकुलर, उनको एक ही काम है कि आपको सिर्फ माल ढोना है, तो वो अपने डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चलते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम रिड्यूस भी होता है, टाइम सेविंग होती है। तो प्रोडक्ट जो है जितनी जल्दी जहाँ तक गुड्स पहुँचानी होती हैं वो पहुँच जाती हैं। तो अपने आप में ये एक जो MNCs की वर्किंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। Even more remarkable have been the development in information and communication technology. Come to the next line. Even more remarkable have been the development of information and communication technology. In recent times, technology in the areas of telecommunications, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile, phone, fax, are used to contact one another the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. कि हम इन सभी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं दूर दराज के क्षेत्रों में एक दूसरे से सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कि आज कंप्यूटर है वो देखो दुनिया हर क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो हॉस्पिटल, इवन स्कूल, इवन घरों के अंदर PCs हैं और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड TV तक आ चुके हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं, इसने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट किया है। स्टूडेंट, पहले जो सैटेलाइट थे बिफोर 1980 इतना ज़्यादा भारत भी उसमें आत्मनिर्भर नहीं था। हमारा पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्टा, वो रशिया की मदद से लॉन्च हुआ था। फिर सेकंड जो उसके बाद जो हमने जो हमारे सैटेलाइट हैं वो कुछ हम जो सूचनाएं हैं वो दूसरे कंट्रीज़ से ग्रहण करते थे। 82 में हमने अपना फिर एक और रशिया के साथ में लॉन्च किया। और बाद में देखिए आज इसरो अपने आप में एक मिसाल है कि ये देश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का हमारा एक एंटरप्राइज़ है जो देश के लिए बहुत बड़ी फॉरेन करेंसी अर्न करता है। और आज हम सैटेलाइट के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो ये बदली जो सिचुएशन है इसकी वजह से ही आज जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और उसी के कारण ये आज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट हुई है। एज यू would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing the world of internet, where you can obtain and share information on almost everything you want to know. Internet also allow us to send instant electronic mail, email, and talk voicemail across the world, negligible cost. आपको पता है व्हाट्सएप कॉल से आप ना के बराबर खर्चा आता है, वैसे अगर आप कोई कॉल करते हैं तो वो कॉस्टली पड़ती है। और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं जिस पे आप ईमेल से कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी किसी वक्त भी सेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब बिज़नेस को रन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है MNC को थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो अपने आप में ही क्या है, ग्रोथ उनकी होती जा रही है। Here is one another example of using IT in globalization. Information and communication technology
or IT in short, has played a major role in spreading out production of services across countries. Let us see how. Using IT in globalization. A news magazine published for London readers is to design and printed in Delhi. The text of the magazine is sent through internet to Delhi office. The designer in the Delhi office get order on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities. The designing is done on a computer. After printing, the magazines are sent by air to London. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet. कि आपको लंदन की एक मैगज़ीन का ऑर्डर दिल्ली में मिलता है, मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, ऑर्डर डिज़ाइन आपको वहाँ से सेट होके आ जाता है. क्योंकि यहाँ पे पब्लिशिंग सस्ती है, लेबर सस्ती है, कागज़ सस्ता है बेटर क्वालिटी का, तो आप बनाइए उसको, जैसे बाइंडिंग करेंगे करिए, फिर उसके बाद वही आपका कंटेनर में जिस तरह से पैकेजिंग करेंगे कार्गो शिप के थ्रू या एयर फैसिलिटीज़ के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए और आपकी ऑनलाइन आपकी पेमेंट आ जाएगी. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू रन द बिजनेस थ्रू ग्लोबल मार्केट. तो जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि तो ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है और ये फॉरेन ट्रेड जो विभिन्न देशों के बीच में चल रहा है, उसमें भारत में कैसे तेज़ी पकड़ी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड. बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था. उस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस थी और जो शोषण हो रहा था और जिस तरह से हमारा जो व्यापार है या उत्पादन क्षेत्र है, हमारे उत्पादक हैं, पिछड़े थे, तो आज़ादी के बाद कहीं हमारे देश के जो उस वक्त कर्णधार थे या जो हमारे देश की सरकार थी, उन्हें लगा कि यदि हमने अपनी मार्केट दूसरे देशों के लिए खोल दी तो भारतीय जो उत्पादक हैं अभी खड़े भी नहीं हो पाए हैं. अभी तो जस्ट आज़ादी मिली थी, देश को विकास करना बाकी था, लोगों का एजुकेशन और ये सब चीज़ें बढ़नी बाकी थी. तो कहीं उसमें कहीं compete ना कर पाएँ और हम आर्थिक रूप से गुलाम ना हो जाएं, हमारे उत्पादक कहीं compete ना कर पाएँ, इसलिए क्या किया कि ट्रेड बैरियर्स हमारे देश की सरकार के द्वारा फिक्स कर दिए गए. ट्रेड बैरियर मीन जब सरकार किसी चीज़ के व्यापार को, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को घटाना या बढ़ाना चाहती है तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स लगा देती है. कोई पॉलिसीज़ इस तरह की बना देती है जिसमें उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है और वो चीज़ आने या जाने से रुक जाती है, तो उनको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं. फॉर सेविंग द प्रोड्यूसर्स, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया. और ड्यूरिंग 1980s हमारे जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अब हमारा देश और हमारे उत्पादक, जो हमारा बाज़ार है, वो काफ़ी हद तक सशक्त हो चुका है और भारत में संचार क्रांति लाने वाले वही थे. कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एसटीडी सर्विस, सैटेलाइट्स, ये जो सब चीज़ें थी, काफ़ी हद तक जो ये शुरुआत हुआ ये उन्हीं के पच्चीनों पे चल के हुआ. और 1990 में उन्हीं की असैसिनेशन के बाद पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया लिबरलाइजेशन, जिसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि भारतीय बाज़ार को विदेशी बाज़ारों के लिए खोलना, या यूँ कहें भारतीय उत्पादकों को तैयार करना विदेशी
उत्पादकों से टक्कर लेने के लिए कि अब भारतीय बाज़ार इतने मज़बूत हैं कि वो टक्कर ले सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी का वेलकम कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी अपनाई गई जिसके तहत सरकार ने पहला स्टेप उठाया था लिबरलाइजेशन, कि भारत में इससे पहले जो हम ये कह सकते हैं कि रेड टेपिज्म और लाइसेंस राज चलता था, कि यदि आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं बिफोर 1980 या 1990, 50, 60, 70, 80, तो आपको 70 तरह के तो दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, 1000 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, और जो अफसरशाही थी वो आपसे रिश्वतखोरी और अलग से करती थी। दैट इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। और उसके बाद बचा खुचा जो आपके रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट थे जो लेबर वगैरह के, वो तो भारत में कोई नया व्यवसाय या कोई उद्योग लगाना इतना आसान नहीं था उन दिनों, बहुत ज़्यादा सख्त नियम थे। तो सबसे पहला स्टेप उठाया गया लिबरलाइजेशन, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और लेबर लॉज के अंदर रिलैक्सेशंस, ये सब किए गए। उस पॉलिसी को कहा गया लिबरलाइजेशन। सेकंड स्टेप उठाया प्राइवेटाइजेशन। कुछ हमारे सरकारी जो उद्यम थे, उद्योग थे या इंडस्ट्रीज थी, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो हमारे जो सेक्टर्स के कुछ इंस्टीट्यूशन थे, उनको प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया, ताकि देश में जो हमारा उत्पादक वर्ग है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, साउंड हो सके। देश में जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास खजाने में और पैसा आए, देश में और मनी सर्कुलेट हो। तीसरा स्टेप उठाया गया ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए, कि हमारी सरकार ने फॉरेन जो कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया। उसके लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, उन्हें स्पेशल कुछ फैसिलिटीज़ दी गई ताकि वो हमारे यहाँ अपना बिज़नेस सेटअप करें और हमारे प्रोड्यूसर्स को न्यू टेक्नोलॉजी मिले। हमारा देश का जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, यंग जनरेशन जो कि बेरोज़गार है, उसके लिए रोज़गार क्रिएट हो, ये सब शुरू किया गया। और इसी प्रोसेस को हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लेट अस return to the example of imports of Chinese toy in India. Suppose the Indian government puts a tax on the import of toys, what would happen? बट ये क्वेश्चन NTSC में भी आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है कि अगर सरकार चाइनीज़ टॉयज़ के इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दे तो क्या होगा। Those who wish to import these toys would have to pay tax on this। बिल्कुल, जो इन टॉय को खरीदेंगे उन्हें वो टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे ए हायर प्राइस ऑन imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market and import from China will automatically reduce. Indian toy maker will prosper. तो देख लिया कि import tax लगाने से क्या होता है। तो here is the definition of tax barrier. Tax on import is an example of trade barrier. It is called a barrier because some restrictions has been set up. Government can use trade barrier to increase or decrease, regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. जैसे पीछे आपने देखा पाकिस्तान के साथ मोदी ने क्या किया कि 200% टैक्स लगा दिया इंपोर्ट पे। अब आ जाओ भैया, बेच लो इंडिया में टमाटर और अपने काजू बादाम। 100 रुपये की चीज़ है इंडिया, पहले तो आप बॉर्डर पे ही 200 रुपये टैक्स दो, अब यानी कि 300 रुपये की चीज़ तो उसका कॉस्ट हो गया, इंडिया में कौन खरीदेगा। इसका मतलब वो प्रोडक्ट अब चाहकर भी नहीं इधर ला सकते, ना कोई इंडियन खरीद सकता, खरीदेगा तो कॉस्टली खरीदो भाई। तो सरकार ने बिना कोई ज़्यादा कोशिश किए रोक दिया उस चीज़ को। तो आगे देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. Industries were just coming up in the 15th and 16th and competition from import at that stage would not allow these industries to come up. जो कि मैं आपके पास पहले ही कर सकी। यदि उस वक्त हम हमारे देश के बाज़ार खोल देते विदेशी कंपनियों के लिए तो हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज़ कभी नहीं पनपती।
इंडिया अलाउड इम्पोर्ट टू ओनली एसेंशियल आइटम। उस वक्त भारत में केवल कुछ ही चीज़ें जो हमारे को ज़रूरी से ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ें थी वही इम्पोर्ट होती थी, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means। ये केवल हमारी सरकार ने की, ऐसा नहीं है। हर डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने भी यही किया था जब वो हमारी सिचुएशन में थे। स्टार्टिंग अराउंड 1991 some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had to come from Indian producers to compete with producers around the globe. बट उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो होते थे सरदार मनमोहन सिंह जी। नरसिम्हा राव जी की सरकार होती थी कांग्रेस पार्टी की। It felt that the competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organizations और इसका समर्थन कुछ हमारी जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने भी किया। Thus barriers on trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. सरकार के द्वारा जो रोकथाम लगाई गई थी विदेशी व्यापार के ऊपर या कुछ सख्त नियम बनाए गए थे उनके अंदर ढिलाई ही उदारीकरण की नीति कहलाती है। लिबरलाइजेशन मीन उदारीकरण। With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal. इसीलिए इसको लिबरल कहा गया। अब लेट अस टू वर्क दीज आउट। नीचे हमारी ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। इजीली आप इनका आंसर दे सकते हैं अगर ऊपर वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कुछ इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की वजह से लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसको सपोर्ट मिला। तो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या है ये। इट इज़ एन intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. It is officially commenced on 1st January 1995. Its headquarters is in Geneva, Switzerland. Now it is as 164 member state कि 164 देश इसके मेंबर हैं। और जो हमारा WTO है शुरू में अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1947 में, ये उस वक्त कहलाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT गैट, जिसका काम मेनली विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाना था। लेकिन WTO की एस्टेब्लिशमेंट जब हुई बाद में 1 जनवरी 1995 को, तो इसके मेजर 6 ऑब्जेक्टिव रखे गए। First, to settle and enforce rules for international trade. Second, to resolve trade disputes. Third, to provide of forum for negotiating and monitoring further trade liberalization. Next, to increase the transparency of decision-making process of foreign trade. Next, to help developing countries from global trading system. Last, to cooperate with other major international economic institutions involved in the global economic management such as IMF और वर्ल्ड बैंक। चलिए अब इसके बारे में हम फर्दर डिटेल करते हैं। We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. WTO का मानना है कि सभी देशों को अपने व्यापारिक जो नियम हैं वो ढीले कर देने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्मूथली चले।
World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. Started at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. At present, 164 countries of the world are currently members of the WTO. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice, it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO have forced to developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agricultural products. अब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि WTO जहाँ विकसित देशों को विकासशील देशों को तो कहता है कि ट्रेड बैरियर हटा लो और लिबरलाइज होने दो, और वहीं ये दबता है किनसे? विकसित देशों से, क्योंकि उनका हेड ही विकसित देशों का, उन्हीं की यहाँ मेजॉरिटी है, उन्हीं की पावर चलती है, उसका हेड भी एक अमेरिकन ही होता है मोस्टली। तो इसके अंदर क्या है कि आप ये उनको कुछ नहीं कहने वाले। कैसे? अभी हम प्रोडक्ट लेके चलेंगे, अमेरिका का इसका एग्जांपल चलेगा। डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, ये क्या समस्या देखते हैं। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द GDP in India. Compare this to the developed countries such as the US with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment is a teeny 0.5%. कि अगर अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देखिए हमारे यहाँ तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि GDP में उसका शेयर कम है। लेकिन अमेरिका में तो GDP में 1% शेयर है और एम्प्लॉयमेंट है वो 0.5% है। And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and to export the other countries. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm product at abnormally low price. The surplus farm products are sold in other country market at low prices, adversely affecting farmers in these countries. Developing countries are therefore asking the developed country government, we have reduced trade barrier as per the WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this then free trade? क्या ये स्वतंत्र और सच्चा व्यापार है? क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के सपोज किसान है, मार्केट के अंदर हम राइस को लेके चलते हैं, एक सपोज करके चलते हैं कि मानो राइस है जो उसकी कीमत है एक 10 kg का सैक है 500 इंटरनेशनल, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 500 रुपये आ रही है। इंडिया में भी 500, उधर भी 500 है, तो अमेरिका उसको 450 का कैसे बेच देता है? क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट अपने किसानों को सब्सिडी देती है 50 रुपीज़, तो वो 450 का बेचेगी चाहे वो 100 की दे दे। अगर 100 भी सब्सिडी दे दे अमेरिका की गवर्नमेंट तो क्या होगा? किसानों को तो 550 रुपये मिल रहे हैं, तो वो क्यों फिर अमेरिका गवर्नमेंट उसको 450 में दुनिया की बाज़ार में बेच देगी? तो उससे क्या होगा? हमारे देश के किसानों का चावल खुद अपने देश में 500 रुपये के भाव नहीं बिकने वाला। अरे 500 रुपये तो उसकी प्रोडक्शन आ रही है, कॉस्ट आ रही है, वो कैसे बिकेगा? तो इसका मतलब हमारे देश के गरीब लोग 450 वाला अमेरिकन चावल खाना पसंद करेंगे बजाय कि वो हिंदुस्तानी चावल खरीदे 500 सवा 500 रुपये वाला। तो इसका मतलब कि जिस तरह से ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सब्सिडी दे रही हैं या उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता पहुंचा रही हैं, तो उससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि उन्हीं के देश में विदेशी माल आ रहा है, वहाँ का सस्ता बिक रहा है, और चूँकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो मैनुअली मैक्सिमम काम होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो आपके किसानों का तो प्रोडक्ट माल है वो सड़ता रहेगा, वो और बदतर हालत में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट द फेयर ट्रेड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव रहा। तो स्टूडेंट ये हम अपने पार्ट 3 में करेंगे। And this is the end of our part 2. If you like my explanation, please like my video and subscribe it. Thank you. Bye.